नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास में एक ऐसा भी सन्यासी हुआ है जो विलासिता के सभी साधनों से घिरा हुआ था, जिसके इशारे पर मंत्रियों के तबादले हो जाते थे। वो शख्स भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रोज सुबह बंद कमरे में 1 घंटे योग सिखाता था। नेहरू परिवार के बेहद करीबी और लेखक खुशवंत सिंह ने लिखा था कि हो सकता है योग की शिक्षा का अंतर कामसूत्र की शिक्षा के साथ हुआ हो। इंदिरा गांधी को योग सिखाते सिखाते धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने पीएम हाउस पर ऐसी पकड़ बनाई कि दिल्ली की पूरी सत्ता उनके इशारों पर चलने लगी। मंत्री और अधिकारी वो काम करते थे जिससे कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी खुश हो सकें। वो इंदिरा गांधी के शासन में सबसे ताकतवर व्यक्ति थे, लेकिन इंदिरा गांधी की मौत के बाद ब्रह्मचारी के सितारे भी गर्दिश में आ गए। उन्हें उस चबूतरे से भी उतार दिया गया जिस पर इंदिरा गांधी का शव रखा हुआ था। उन्हें मिले सरकारी बंगले छीन लिए गए। फिर पीएम आवास के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। दिल्ली को अंगुलियों पर नचाने वाले धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का जन्म 1924 में बिहार के मधुबनी में हुआ था। 12 या 13 साल की उम्र में ही ये घर से भाग गए थे। इनकी भगवत गीता में अधिक रुचि थी। जैसा कि उन्होंने अपने बारे में कहा था कि वह एक जंगली और शरारती लड़का था, जिसमें रोमांच की बहुत प्यास थी, जो अक्सर उसे कठिन और खतरनाक परिस्थितियों में ले जाती थी। 12 साल की उम्र में उन्होंने भगवत गीता में पढ़ा कि कैसे कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगी तपस्वियों से बड़ा होता है, वह ज्ञानियों से बड़ा है, वह अनुष्ठान करने वालों से बड़ा है, इसलिए योगी बनो। तब उन्होंने योगी बनने का निश्चय किया था। फिर लखनऊ के पास गोपाल खेड़ा आश्रम में उन्होंने योग सीखा। बाद में तंत्र मंत्र में भी इनकी रुचि बढ़ गई थी। अब वह एक स्वामी, सिद्ध और योग गुरु बन गए और उनके गुरु ने उन्हें सार्वजनिक रूप से योग क्रियाएं सिखाने का निर्देश दिया। 1956 में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक यौगिक सूक्ष्म व्यायाम कलकत्ता से प्रकाशित की और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग वास्तविक योग एक्सरसाइज के बारे में अधिक जानने के लिए उनके करिश्माई व्यक्तित्व से आकर्षित हुए थे। धीरेन्द्र शास्त्री साल 1958 में दिल्ली पहुंचे। इसके बाद ये नई दिल्ली में बस गए और उस समय के भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में आए। ब्रह्मचारी ने सबसे पहले नेहरू को योग सिखाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में दूसरे कई राजनेता जैसे लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उनके शिष्य बन गए थे। 1959 में उन्होंने दिल्ली में विश्वयतन योग आश्रम की स्थापना की, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस आश्रम को शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक बड़ा अनुदान मिलता था और स्वामी को आवास मंत्रालय की ओर से जंतर मंतर रोड पर एक सरकारी बंगला भी दिया गया। 1950 और 60 के दशकों में प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले जनक राज जय ने लिखा है कि उस समय के शिक्षा मंत्री डॉक्टर के.एल. श्रीमाली ने आश्रम के ग्रांट रोक दी थी। इंदिरा गांधी ने श्रीमाली से ग्रांट फिर शुरू करने के लिए कहा। श्रीमाली ने कहा कि आश्रम ने पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी है, इसलिए ग्रांट रोकी गई। यह नियम के साथ में है। दूसरी ओर ब्रह्मचारी का कहना था कि उन्होंने आज तक ऐसा नहीं किया। इंदिरा गांधी ने इसकी शिकायत अपने पिता जवाहरलाल नेहरू से की और बार बार आग्रह करने पर भी नेहरू ने श्रीमाली से बात की। श्रीमाली ने स्थिति समझाई। नेहरू ने वही बात इंदिरा गांधी से कहा, लेकिन वह नहीं मानी। इस पर नेहरू ने गुस्से में कहा था, क्या मैं उस आदमी को यानी श्रीमाली को हटा दूं? उस आदमी ने यानी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की? इस जवाब से इंदिरा गांधी नाराज हो गई थी। 1964 में नेहरू के निधन के बाद ब्रह्मचारी का रुतबा और बढ़ा। सरकारी टेलीविजन दूरदर्शन पर हर बुधवार को उनका एक योग कार्यक्रम आता, जिसने देश भर में योग को लोकप्रिय बनाने में बहुत योगदान दिया। 70 के दशक में ब्रह्मचारी संजय गांधी के बहुत नजदीक हो गए और एक तरह से गांधी परिवार के अहम सदस्य बन गए। दिल्ली की फ्रेंड्स कॉलोनी में उनकी एक आलीशान कोठी थी, जहां नेताओं का आना जाना लगा रहता था। उद्योगपति और अभिनेता उनके एक दर्शन के लिए लालायित रहते। सबको पता था कि अगर ब्रह्मचारी ने हाँ कह दिया तो इंदिरा के अलावा कोई और ना नहीं कह सकता। इंडिया टुडे की तब की एक रिपोर्ट में पत्रकार दिलीप बॉब लिखते थे कि गृह मंत्रालय की एक शीर्ष नौकरशाह ने बताया, अगर हमें लगता कि किसी विशेष फाइल को आगे बढ़ाने से स्वामी जी खुश हो जाएंगे तो हम कुछ भी करके फाइल आगे बढ़ाने को तैयार हो जाते। इमरजेंसी के दौरान जैसे जैसे दूसरे लोगों के प्रति इंदिरा गांधी का विश्वास कम होता गया, उन पर ब्रह्मचारी का असर बढ़ता गया। किसने सोचा था कि बिहार के मधुबनी जिले के छोटे से गांव का यह शख्स दिल्ली पर इतनी हावी हो जाएगा।
इमरजेंसी में हुई ज्यादती की जांच के लिए बने शाह आयोग की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था कि किस तरह ब्रह्मचारी ने इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपनी संपत्ति बढ़ा ली थी। साल 1976 में इमरजेंसी के दौरान उन्होंने सरकार से अमेरिकी जहाज कंपनी से 4 सीटों का M5 जहाज खरीदने की अनुमति मांगी, जो उन्हें मिल गई। इस जहाज पर कोई भी आयात शुल्क नहीं लगाया गया। उनका दावा था कि उनके विदेशी शिष्यों ने ये चीजें उन्हें उपहार में दी, इसलिए कोई कस्टम ड्यूटी या टैक्स अदा नहीं किया। मामला चला, पर ब्रह्मचारी के दबाव में रफा दफा भी हो गया। यही नहीं, उन्हें कश्मीर में निजी हवाई पट्टी बनाने की भी अनुमति दे दी गई। इससे कई सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हुआ, क्योंकि ये स्थान पाकिस्तान की सीमा के बहुत नजदीक था। दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट से वो कभी भी बिना रोक टोक के आ जा सकते थे, वहां से उड़ान भर सकते थे। उनसे इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया गया। 1977 में चुनाव में इंदिरा गांधी की हार के बाद आयकर अधिकारियों ने कश्मीर में अपर्णा आश्रम का दौरा किया। उन्होंने पाया कि वो एक भव्य भवन था, जिसका फर्श संगमरमर का था और उसे शाही ढंग से सजाया गया था। इस भवन में 4 बाथरूम, 10 टेलीफोन लगे थे। बाद में शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा, आश्रम परिसर को ठाठ से जीवन जीने के हर तरह का आराम देने के लिए तैयार किया गया था। ऐसा लगता था कि उसे अमीर और असरदार लोगों के हॉलीडे होम के तौर पर बनाया गया था। लेकिन जब 1980 में इंदिरा गांधी की चुनाव के बाद में वापसी हुई, वो फिर से जीत के सत्ता में आई, तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के खिलाफ जो सारे आरोप लगाए गए थे वो वापस ले लिए गए। कैथरीन फ्रैंक लिखती हैं, वो एक बार फिर प्रधानमंत्री आवास का हिस्सा बन गए। उन्हें अक्सर गांधी परिवार की खाने की मेज पर देखा जाने लगा। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और संजय गांधी दोनों विमान उड़ाने के शौकीन थे। स्वामी जी ने संजय की मारुति फैक्ट्री में 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। उनके मॉल 5 विमान का इस्तेमाल संजय उड़ान अभ्यास के लिए करते थे। इसी विमान से वो अमेठी और रायबरेली चुनाव प्रचार के लिए जाया करते थे। एक बार धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने अपने आश्रम के लिए अतिरिक्त भूमि देने का अनुरोध किया था, लेकिन तत्कालीन कार्य एवं आवास राज्य मंत्री I.K. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल ने कहा कि यह संभव नहीं है, क्योंकि नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं। लेकिन ब्रह्मचारी ने कहा, या तो आप मुझे जमीन दे दें या कल आप मंत्रालय से बाहर हो जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि I.K. गुजराल का पोर्टफोलियो तुरंत बदल दिया गया और उमाशंकर दीक्षित को कैबिनेट मंत्री बनाकर गुजराल के ऊपर बिठा दिया गया। बात यहाँ भी न रुकी, उमाशंकर दीक्षित भी फाइल क्लियर करने को राजी नहीं हुए। लास्ट में अंत में उन्हें और गुजराल दोनों का दूसरे विभाग में ट्रांसफर करवा दिया गया। इंदिरा गांधी की करीबी दोस्त डोरोथे नार्मल अपनी किताब इंदिरा गांधी लेटर्स टू एन अमेरिकन फ्रेंड में लिखती हैं, इंदिरा ने मुझे 17 अप्रैल 1958 को लिखा था कि उन्होंने अब योग को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। मुझे एक बहुत सुंदर योगी योग सिखाता है। वास्तव में उसकी शक्ल और उसका आकर्षक डील डॉल सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन उससे बात करना एक तरह का सजा है। वो बहुत अंधविश्वासी है। 1964 में नेहरू के निधन के बाद ब्रह्मचारी का रुतबा और बढ़ा। अब वह सुबह सुबह इंदिरा गांधी को 1 घंटा अकेले में योग की शिक्षा देते थे। कैथरीन फ्रैंक इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखते हैं, ब्रह्मचारी अकेले पुरुष थे जो योग सिखाने के बहाने इंदिरा गांधी के कमरे में अकेले जा सकते थे। धीरे धीरे इंदिरा गांधी के साथ नजदीकी के कारण उन्हें भारत का रासपुतिन कहा जाने लगा। ग्रिगोरी रासपुतिन एक रहस्यमयी रूसी वैद्य, जोगी और तांत्रिक था। 1869 में उसका जन्म हुआ था। उसकी आंखों में गजब का आकर्षण था। रूस की महारानी अलेक्जेंड्रिया तक उसके चर्चे पहुंचे थे। राजकुमार उन दिनों बीमार थे। रासपुतिन को बुलाया गया और उसने राजकुमार को एकदम ठीक कर दिया, स्वस्थ कर दिया। तब से रूसी शाही परिवार में उसकी तूती बोलने लगी। उसकी सलाह के बिना रूसी सम्राट कोई फैसला नहीं करते। इसी रासपुतिन के कारण अंत में रूस के जार का साम्राज्य तबाह हो गया। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ भी कुछ कुछ वैसा ही हुआ था। खुशवंत सिंह, जो नेहरू परिवार के बेहद करीबी थे, उन्होंने लिखा था कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी एक लंबा सुंदर विहारी था जो हर सुबह बंद दरवाजों के पीछे इंदिरा गांधी के साथ 1 घंटा बिताता था। हो सकता है कि योग की शिक्षा का अंत कामसूत्र की शिक्षा के साथ हुआ हो। यहाँ तक कि M.O. मथाई ने भी अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया था कि पंडित नेहरू इंदिरा गांधी को धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ देखने के बाद उनसे अपना रिश्ता खत्म कर लिए थे।
लेकिन ब्रह्मचारी या इंदिरा गांधी में से किसी ने इसके बारे में कभी और ज्यादा खुलासा नहीं किया। लेकिन फर्श से अर्श तक पहुंचे इस व्यक्ति का राजनीतिक पतन 1983 में शुरू हो गया, जब उन पर जम्मू में औद्योगिक संपत्ति में अपनी सिवा गन फैक्ट्री के लिए 500 स्पेनिश बंदूक बैरल की तस्करी करने का आरोप लगाया गया। वह अग्रिम जमानत लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हुए, हालांकि वह अपने संपर्कों के कारण राजनीतिक रूप से बचे रहे। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के साथ ही ब्रह्मचारी की किस्मत के पासे पलटने लगे। राजीव गांधी के सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री का आवास और ऑफिस दोनों दरवाजे उनके लिए बंद हो गए। जिस दिन इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, ब्रह्मचारी को उस चबूतरे से भी उतार दिया गया जिस पर इंदिरा गांधी का शव रखा हुआ था। फिर उन्हें उसके आसपास कभी नहीं आने दिया गया। ब्रह्मचारी ने मानतलाई आश्रम जम्मू लौटने की सोची। उनका सपना था कि मानतलाई को सिंगापुर बनाने का। लेकिन जून 1994 में संजय गांधी की मौत के ठीक 14 साल बाद एक रोज धीरेन्द्र ब्रह्मचारी अपने विमान में सवार हुए ताकि अपनी जमीन का ब्यौरा ले सकें। विमान जमीन में क्रैश कर गया। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की मौत हो गई। वक्त ने मानतलाई के उनके आश्रम को खंडहर में तब्दील कर दिया। वहीं दिल्ली वाले उनके आश्रम को मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा नाम से जाना जाता है, जो आज भी चल रहा है। तो ये रही सबसे ताकतवर ब्रह्मचारी की पूरी कहानी। आशा है पसंद आई होगी। इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। नमस्कार।